हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करते हैं फिजिक्स सेट वन एमसीक्यू जो प्रश्न हैं आपके, उन सभी प्रश्नों के हम लोग उत्तर इसमें अध्ययन करने वाले हैं। उनके आंसर को जानने का प्रयास करेंगे, उनका जो सही सॉल्यूशन क्या होगा करेक्ट, उनको इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग क्लास ट्वेल्थ जो फिजिक्स पेपर है सेट वन, उसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप का जो प्रश्न उत्तर हैं उस सबको देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों का इसमें हल हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है फिजिक्स का, जो ओएमआर पेपर में होने वाला, उसमें प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 35 रहेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के मतलब प्रत्येक प्रश्न में एक अंक निर्धारित है। तो आप 35 प्रश्न का उत्तर जब दीजिएगा तो 35 अंक का हो गया। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं है, नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। तो टाइम आपको दिया गया 1.5 घंटा टाइम दिया गया है, तो इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, समय बहुत कम है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, यानी अर्थात 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 6.25 गुना 10 का पावर 18 होगा। कितना होगा? 6.25 गुना 10 का पावर 18। ए नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का है। यदि आप इसका कैसे ये हो गया तो आप इसको अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। चूँकि Q बराबर होता है एन ही होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टा ई हो जाएगा। Q का मान कितना है? 1 कूलम है, और E का मान हम जानते हैं 1.6 गुना 10 का पावर 19 होता है, -19 होता है। तो आप कूलम कूलम कट जाएगा। फिर अगर दशमलव उड़ाएंगे 1.6 का, तो दशमलव ऊपर जाएगा कितना? ऊपर 10 होगा, नीचे कितना? 16 हो जाएगा। और 10 का पावर 19 को जब ऊपर ले जाइएगा तो +19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 को 16 से अगर भाग देंगे तो 0.625 गुना 10 टू द पावर 19 होगा। और फिर हम लोग दशमलव को अगर जस्ट दाएं साइड खिसकाएंगे तो आपका जो पावर है एक कम हो जाएगा। तो 6.25 गुना 10 का पावर 18 इसका राइट आंसर होगा, एक नंबर का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, देयर आर 2 चार्ज +1 माइक्रोम एंड +5 माइक्रोम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अर्थात प्लस पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रो कूलम का और एक पॉजिटिव चार्ज है 5 माइक्रो कूलम का, दो आवेश हैं, तो उन पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? बी होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये ऑप्शन नंबर बी कैसे हो गया। इसको बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, दो चार्ज है Q1 और Q2। तो Q1 चार्ज आपका है +1 माइक्रो कूलम है, और आपका Q2 जो चार्ज है +5 माइक्रो कूलम है। तो Q1 आपका है +1 माइक्रो कूलम और दूसरा चार्ज है आपका +5 माइक्रो कूलम। दोनों आवेश Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण F12, और Q2 पर फोर्स लग रहा है Q1 के कारण F21। दोनों का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। आप F21 को अगर जस्ट नीचे लाइएगा F12 के नीचे, तो उस साइड बचेगा आपका, जस्ट दाएं साइड बचेगा 1, तो उसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो F12/F21 दोनों का रेशियो जो होगा 1/1, यानी कि 1:1 होगा। तो इस प्रकार से दूसरे विकल्प का जो आंसर होगा 1:1 हो जाएगा, 1:1 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है आपका, क्षमता C के 3 संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं तब समतुल्य संधारित्र होगी। तो 3 का ऑप्शन जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। क्षमता C के 3 संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़े गए हैं, और तो उनका समतुल्य जो धारिता होगी क्या होगा? तो इनका जो आंसर होगा क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा, C/3 होगा। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग बेहतर तरीके से। इसका आंसर जो होगा कैसे C/3 हो गया।
देखिए हमने 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है सी, और तीनों संधारित्र जो हैं सभी का धारिता जो है समतुल्य धारित संधारित्र हैं। तीनों आपका हो जाएंगे सी 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 हो जाएंगे। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चूँकि यहाँ C1 C2 C3 सेम है, सभी समान है, तो उस केस में C1 C2 C3 सबको C रख दिया गया। तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, इनका आप लॉस लीजिएगा तो 3/C आएगा। सब चीज़ आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3/C आएगा। तो 1/CS इक्वल टू 3/C। इस प्रकार से जब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा CS का जो मान आ जाएगा C/3। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 में बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, यदि एक खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत विभव क्या होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। देखिए, तो यदि कोई खोखला गोला है, उस चालक को अगर उसके चारों तरफ धनात्मक मतलब पॉजिटिव आवेश अगर उसको चार्ज दिया जाता है तो उस केस में अंदर का जो विभव होगा बिल्कुल क्या होगा, वह आपका धनात्मक होगा और समान होगा। तो चलिए कैसे ही धनात्मक होगा और समान होगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। तो कैसे ये होगा बी नंबर, इसको हम समझते हैं बेहतर तरीके से। तो देखिए हमने एक खोखला बना दिया है, उस पर चार्ज क्या है आपका प्लस चार्ज है चारों साइड में, और खोखले गोले में हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। गॉस के नियम के अनुसार अंदर में विद्युत क्षेत्र आपका हो जाएगा शून्य, और विभव जो होता है हमेशा अंदर का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा समान होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है K Q बाय कितना R होता है, K कांस्टेंट है और Q चूँकि पॉजिटिव है, बाहर में जो आवेश आपका है क्या है प्लस है, तो Q आपका प्लस में है, और R जो आपका है वो आपका रेडियस है गोले का। तो इस प्रकार से सभी का मान क्या होगा प्लस होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विभव जो होगा वो हमेशा आपका नियत एक समान होगा, और अंदर में जो विद्युत क्षेत्र क्या होगा वह आपका शून्य होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। विभव इस प्रकार से धनात्मक होगा और आपका समान होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न संख्या 5 में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कंडक्टर के लिए VI ग्राफ V अक्ष के साथ एक कोण बनाता है, और यहाँ V जो है वोल्टेज को दर्शाता है और I जो है विद्युत को दर्शाता है, धारा को। तो कंडक्टर का जो प्रतिरोध होगा इस प्रकार दिया जाता है, तो R होगा, उसका मान क्या होगा। तो कंडक्टर जो R का मान होगा वह क्या होगा cos थीटा। देखिए ये जो आंसर दिया है बिल्कुल गलत दिया है, आपका मॉडल सेट में जो आंसर जारी किया है इसमें ये बिल्कुल क्या है गलत है। ऑप्शन में इसका आंसर दिया है आपका सी सबके दिया है, लेकिन ये क्या ऑप्शन गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह कॉट थीटा होगा। कैसे होगा कॉट थीटा, चलिए इसको हम लोग समझते हैं बेहतर तरीके से। इसका आंसर क्या होगा कॉट थीटा होगा। इसका आंसर कॉट थीटा कैसे होगा हम लोग समझते हैं। तो देखिए R बराबर होता है V/I, चूँकि ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है जी IR होता है। तो उसी प्रकार उसी से हम लोग R का मान निकाल दिए, V/I निकाल दिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है VI ग्राफ जो खींचे हैं, तो प्रश्न में बोला गया है कि जो V के साथ वह कोण बना रहा है, तो V के साथ कितना कोण बना रहा है, तो थीटा मान लिए, थीटा कोण बना रहा है, तो V के साथ आपका थीटा कोण हो गया। तो जब ये कोण, चूँकि दोनों कोण क्या समकोण है, V और I के बीच समकोण है, 90 डिग्री एंगल है, तो जब ये थीटा कोण बना रहा है आपका जो प्रतिरोध जो है, तो इस प्रकार से जब थीटा आपका इस साइड हो गया तो इधर का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उस केस में लोग 90 माइनस थीटा में टेन थीटा लगाते हैं। 10 90 माइनस थीटा का मान जो होगा क्या होगा 10 90 माइनस थीटा, यानी कि अब ये ट्रेंगल का रूप ले रहा है। तो ट्रेंगल में क्या होता है 10 थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो 90 माइनस थीटा के सामने जो डॉटेड लाइन जो दिया गया है ये आपका हो गया लंब। तो ये जो है इस दिशा में जो वेक्टर लिया गया वो आपका V है, और आपका आधार आपका है I है। तो आधार आपका हो गया I, तो V/I हो गया। V/I को हम लोग ओम के नियम से क्या बोलते हैं R कहते हैं। और 10 90 माइनस थीटा आपका हो गया कॉट थीटा, और इस साइड अब क्या है जी आपका R है, तो कॉट थीटा का मान क्या हो गया R हो गया। इस प्रकार से
5 नंबर का आंसर जो हो गया वो डी नंबर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन में गलत दिया है। तो ये बिल्कुल ये सही है, वह गलत है ऑप्शन में जो दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है समीकरण समेशन ऑफ आई आर या सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर किस नियम पर लागू होता है। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही फेमस नियम ये है। तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम है, ये किरचॉफ का आपका दूसरा नियम है। तो इसमें भी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल वो गलत दिया है। तो सही जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जबकि आंसर की में दिया है इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो कि गलत है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा किरचॉफ का दूसरा नियम होगा। किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं वोल्टता का नियम भी कहते हैं या लूप नियम कहते हैं। तो ये सारे होंगे। तो किरचॉफ के दूसरे नियम, द्वितीय नियम को हम लोग लूप नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। तो ये जो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है एक पोटेंशियोमीटर की संतुलन लंबाई 120 सेंटीमीटर है। सेल को 4 ओम के प्रतिरोध से शंट करने पर संतुलन बिंदु 60 सेंटीमीटर की लंबाई में बदल जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको छोटी आर का मान निकालने बोलता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध छोटी आर लिखते हैं, बाह्य प्रतिरोध को हम लोग बड़ी आर से लिखते हैं। चलिए समझते हैं कि इसका जो मान, इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा डी नंबर, इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो कैसे डी होगा चलिए समझते हैं इसको बेहतर तरीके से हम लोग। तो प्रश्न में दिया था L1 जो था वह 120 सेंटीमीटर है और L2 कितना दिया था प्रश्न में? 60 सेंटीमीटर दिया था। और प्रश्न में आपका R जो है प्रतिरोध कितना दिया था? 4 ओम दिया था। तो एक R का फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध का बराबर L1/L2 माइनस 1। याद रखिएगा इसमें L1 जो होता है ग्रेटर देन L2 होता है। और इसमें L1 का मान हम रख दिए, L2 का मान भी रख दिए, 1 का मान रख दिए। L1 का मान 120, L2 का मान 60 और -1 बाहर में आपका R है। तो 120/60 कट गया, आपका 2 आ गया, 2 - 1 आपका आ गया 1 और 1 गुना 4 आपका कितना? 4 ओम आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 4 होगा। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में है उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाला आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, F बराबर QV साइन थीटा पर ये सवाल है। तो उसमें साइन थीटा तो ऑटोमेटिक है, उसके लिए अधिकतम का मान आपको थीटा का मान 90 रखना होगा, तभी वो अधिकतम होगा। तो इसमें जो करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे ऑप्शन नंबर ए होगा चलिए इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। तो थीटा बराबर 90 इसका ऑप्शन होगा, चूंकि एफ बराबर होता है QBV साइन थीटा का मान 90 इसमें रखना होगा, चूंकि साइन है इसलिए जब मैक्सिमम के लिए हम 90 जब रख देंगे तो QBV साइन 90, इस प्रकार से QBV गुना 1 तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? QBV। तो ये होता है एफ मैक्सिमम बराबर होता है QBV होता है। तो आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए आपको थीटा का मान 90 रखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 9 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 70 मोड़ वाले कुंडली पर कौन सा टॉर्क कार्य करता है जिसमें 20 एम्पियर की धारा समकोण पर 0.2 टेस्ला के एक समान चुंबक के क्षेत्र पर होती है। तो ये सवाल जो है टॉर्क से संबंधित सवाल है, बल घूर्ण से संबंधित सवाल है। टॉर्क एक फॉर्मूला होता है टॉर्क या टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, तो उसी पर आधारित ये सवाल है। तो ये प्रश्न जो दिया है ये गलत प्रश्न है, प्रश्न गलत नहीं है, ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, ऑप्शन इसमें जो होना चाहिए वो नहीं है, इसमें चारों में से कोई आंसर नहीं आएगा, इसमें होना चाहिए नन ऑफ दी होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए करेक्ट क्या आंसर होगा इनका हम लोग समझते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा उसमें 11.2 होगा। देखिए कैसे हुआ। तो प्रश्न आपका दिया था n बराबर था 70 था, मरोड़ कितना था? 70 था। एरिया कितना था? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो उसको हम लोग सबसे पहले मीटर स्क्वायर ले आए हैं। 400 बाय कितना? 10,000 भाग दे दिए। आई का मान प्रश्न में दिया था 20 एम्पियर दिया था, 20
आपका एम्पियर, और चुंबक के क्षेत्र कितना था 0.2 टेस्ला था। तो टाउ बराबर था, बला गुण नंबर टाउ बराबर टॉर्क बराबर होता है एन आई बी एस या एन आई ए बी साइन थीटा। तो सभी का मान रखने पर एन का मान 70, आई का मान 20 और आपका फिर 0.2 रख दिए। उसके बाद आपका एरिया का मान जो है उसको रख दिए। उसके बाद फिर आपका साइन 90 रखने के बाद इस प्रकार से सभी को हल करने के बाद 112 मतलब 112/10 आ गया। इस प्रकार से सभी को हल करने के बाद 11.2 आएगा, न्यूटन मीटर आएगा। तो ये इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसका जो प्रश्न जो दिया था इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। क्वेश्चन संख्या 10 में बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये तो आप बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये जानते ही होंगे। अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको अगर आप एमीटर में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें समांतर क्रम में एक शंट को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो शंट जो है उसका मान जो होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसमें, बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन के कोण का मान क्या होता है। तो ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन के कोण का मान जो होता है, इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्रुवों पर आपका नमन कोण जो होता है 90 डिग्री होता है और आपका भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो ये भी आप जानते हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, 11 का जो आंसर होगा वह डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबक के प्रवाह बदलता है तो परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लेंज इसका नियम नहीं कहते हैं, लेंज का नियम इसकी दिशा को बताने में काम आता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया है द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर इज गिवन बाय। एसी का शिखर मान एक प्रतिरोधक के माध्यम से बहने वाले धारा किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वह आपका आई नॉट बराबर E0/R होता है। यानी कि आई नोट जो है या I0 आपका जो है वो शून्य जो बोल सकते हैं, या आई नोट ही बोलना बेहतर रहेगा। तो इसका जो मान होता है वो शिखर मान होता है। तो धारा का शिखर मान जो होता है वो आपका विभव का शिखर मान यानी E0 कितना R होता है, यानी विभव का शिखर मान बाई कितना R होता है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग ये जो है कैसे हो गया। इसका ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कितना ए होगा। तो कैसे ए हो गया हम लोग इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। तो V बराबर होता है IR होता है, तो I बराबर V/R, ये हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। तो धारा जैसे धारा बराबर होता है विभव बाय प्रतिरोध, तो धारा का शिखर मान के लिए विभव का भी शिखर मान होना चाहिए बाई कितना R होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर है LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। तो LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है सिर्फ और सिर्फ केवल प्रतिरोध की वजह से होता है। याद रखिएगा LCR परिपथ सब में वह कैपेसिटर इंडक्टेंस पर वह निर्भर नहीं करता है, उसके वजह से संधारित्र या प्रेरित की वजह से ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तो इसमें क्षय जो होता है LCR परिपथ में सिर्फ और सिर्फ केवल आपका प्रतिरोध R की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल R होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 15 नंबर, एक ट्रांसफार्मर किसके लिए नियोजित है। तो ट्रांसफार्मर तो जानते हैं, ट्रांसफार्मर जो होता है वह एसी प्राप्त करने के लिए ऐसे वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, और ये सब प्राप्त करने में किया आता है।
तो पहला ऑप्शन जो वो कह रहा है एसी को डीसी में परिवर्तित करने, बिल्कुल गलत बोला। डीसी को एसी में, गलत ये भी बोला। एक उपयुक्त डीसी वोल्टेज, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या इसमें होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके परीक्षा में आ सकता है, ये प्रश्न है। तो मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है सी का जो मान होता है वह सी बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कैसे ये हो गया इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। तो मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग सी बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। इनका जो वैल्यू होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये होता है मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल या विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है? इतनी होती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है ठोस पदार्थों की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ठोस पदार्थों की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित में से एक्स रे जो होते हैं, एक्स किरणें जो होते हैं उनका यूज किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। इनके अलावे एक्स किरणें को, एक्स रे का यूज हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में भी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या इसमें होगा? सी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपवर्तन 90 डिग्री के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण यानी अपवर्तन जब कोण 19 डिग्री के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो निर्गत कोण, विचलन कोण या विशेष कोण या क्रांतिक कोण। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन नंबर होगा। इसमें डी ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही होगा। तो क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए समझते हैं क्रांतिक कोण ये क्या। तो क्रांतिक कोण इसके लिए सही करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो क्रांतिक कोण ये क्या होता है जानते हैं? जब वस्तु रखी रहती है, प्रकाश किरणें सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरण यदि सघन माध्यम से जा रही है और वह 90 डिग्री के कोण से मतलब अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण अगर बनाए तो उस केस में आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। जब उसका अपवर्तन कोण मतलब आर का मान क्या हो? 90 डिग्री हो। तो ये है इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा वह डी होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 19 का लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो लेंस सूत्र कौन सा इसमें से है? तो आप जानते हैं लेंस सूत्र जो होता है ऑप्शन नंबर क्या इसमें होगा? बी होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो लेंस सूत्र के लिए होता है उसमें 1/v माइनस 1/u, बीच में माइनस होता है। लेकिन अगर दर्पण सूत्र यही अगर कहता प्रश्न में तो दर्पण सूत्र के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लेंस सूत्र इसमें कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि फोकल लंबाई f1 f2 के संपर्क में पतले लेंस की कोई संख्या है फिर उनके संयोजन की समतुल्य फोकल लंबाई किसके द्वारा दी गई है? तो बहुत सारे यदि मान ले पतले लेंस यदि आपस में कांटेक्ट में हैं, संपर्क में है, तो उस केस में फोकस जो समतुल्य फोकस लंबाई होती है वो सभी को हम लोग लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस इस तरह से लिखते हैं। अगर मान लीजिए 3 पतले लेंस है तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 लिखते हैं। अगर 2 है पतले लेंस तो 1/f1 प्लस 1/f2। इसके लिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे ऑप्शन नंबर 1 हो गया? चलिए इसको समझते हैं लोग बेहतर तरीके से। देखिए बहुत सारे पतले लेंस आपस में कांटेक्ट में है। पहले पतले लेंस का फोकस जो है फोकल लंबाई कितनी है? f1 है। दूसरे का फोकस लंबाई f2 है। आपस में कांटेक्ट में है तो सभी का कुल मिलाकर फोकल लंबाई कितनी होगी? तो आप 1/f बराबर सभी फोकल लंबाई को इसमें योग करते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 जितने भी इसमें है पतले लेंस सभी को उस तरह से अनुसार से लिख दिया जाता है, फिर सभी का मान निकाल दिया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। इसी प्रकार प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
अगला प्रश्न है विचलन का कोण निर्भर करता है। तो विचलन का कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है या घटना का कोण पर निर्भर करता है। तो ये इस 21 नंबर का जो आंसर होगा, इनका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। इसका आंसर आपका बी होगा। घटना का कोण पर यह निर्भर करता है या आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो कैसे ये निर्भर करता है तो इसको समझते हैं। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, ये इंसिडेंट एंगल है, मतलब आपतन कोण है, माइनस R1 प्लस R2, ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल है, अपवर्तन कोण है। तो घटना का कोण पर ये विचलन कोण निर्भर करता है। तो विचलन कोण डेल्टा आपतित प्रकाश के आपतन कोण यानी घटना का कोण पर I पर निर्भर करता है। तो फ्रिंज का जो विचलन कोण होता है ये आपका आपतित प्रकाश के आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न है हवा में एक डबल स्लिट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबाया जाता है। फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी वह डिक्रीज कर जाएगी। हवा में डबल स्लिट विवर्तन प्रयोग किया जाता है, यदि वही व्यवस्था को पानी में अगर डुबा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। कैसे ऑप्शन नंबर बी हो गया इसको समझते हैं हम लोग बेहतर तरीके से। तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर होता है लैम्डा डी बाई डी होता है, ये एक फार्मूला होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीटा और डी, अब बीटा और लैम्डा दोनों ऊपर में आती है, ये दोनों समानुपाती होते हैं, यानी अर्थात बीटा बढ़ने पर आपका जो तरंग लंबाई वो भी बढ़ेगा। फ्रिंज की चौड़ाई तरंग लंबाई के बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई तरंग लंबाई बढ़ने पर बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर बढ़ती है। तो हम जानते हैं जल का जो अपवर्तनांक होता है म्यू जल जो होता है और हवा का जो अपवर्तनांक होता है, तो उन दोनों में से जल का जो अपवर्तनांक होता है वो हवा के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य जस्ट अपवर्तनांक का उल्टा होता है। तो इस केस में आपका तरंगदैर्घ्य, जल का जो तरंगदैर्घ्य या तरंग लंबाई जो होती है वह कम हो जाएगी और हवा का अधिक हो जाएगा। तो उस केस में आप देख सकते हैं फॉर्मूला में फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। तो लैम्डा इसमें क्या हो रहा है? जल का वह कम हो रहा है, तो उस केस में आपका फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। तो ये भी आप समझ गए बेहतर तरीके से। चलो बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगाग्र कैसा होगा? तरंग का तरंगाग्र कैसा होगा? तो तरंग का तरंगाग्र वह बिल्कुल समतल होगा। अनंत पर कोई भी तरंगाग्र हमेशा समतल ही दिखाई देता है, तो उसका आकृति कैसा होगा? समतल प्रतीत होगा। तो 13 नंबर का 23 का नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका विवर्तन की घटना पर आधारित है। तो विवर्तन की घटना जो होती है डार्क लाइट से संबंधित है। तो ये जो होता है आपका ऊर्जा का संरक्षण पर यह आधारित होता है। तो विवर्तन की जो घटनाएं होती है तो वह ऊर्जा के संरक्षण पर ये आधारित होती है। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा 24 का बी होगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न है एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वह नहीं दिया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वह डी होगा। नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रकाश विद्युत धारा जो होता है ये निर्भर करता है घटना विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी प्रकाश विकिरण की तीव्रता पर यह निर्भर करती है। जितनी अधिक तीव्रता होगी विकिरण की उतनी ही प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये दोनों समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको कैसे ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इसमें है सी नंबर होगा प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश
घटना विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी प्रकाश विद्युत धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकिरण, प्रकाश विकिरण ज्योति इसकी तीव्रता पर ये निर्भर करती है, उसके समानुपाती होती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 27 नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E के एक पिंड की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा h/√2m/e होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो कैसे ऑप्शन नंबर 1 हो गया, चलिए इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h/p, जहाँ पर h क्या आपका प्लांक नियतांक है, बाई p। तो p आपका संवेग है, तो हम जानते हैं h का मान ऐसे कितना होता है 6.62 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ये प्लांक नियतांक का मान होता है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h/p होता है। अब देखिए p क्या है, आपका संवेग है, तो हम काइनेटिक एनर्जी E बराबर जानते हैं, गतिज ऊर्जा E बराबर होता है 1/2 m² होता है। तो हम लोग देखिए ऊपर अंश में भी m से गुणा कर दिए और नीचे हर में भी m से गुणा कर दिए, और आपका तो इस प्रकार से m गुना m v² कितना हो जाएगा, m गुना m m² v² बाई नीचे कितना होगा 2m हो जाएगा। इस प्रकार से E बराबर m² v², यानी इसको हम mv का स्क्वायर लिख सकते हैं, और mv जो होता है वह संवेग होता है, mv द्रव्यमान गुना वेग को हम लोग संवेग कहते हैं। तो हम लोग mv² को हम लोग p² लिख सकते हैं, m² v² को हम लोग p² लिख सकते हैं, बाई नीचे कितना 2m है। तो ई स्क्वायर बराबर कितना p² बाई कितना 2m। इस प्रकार से अगर हम p का अगर मान निकालें तो e गुना 2m हो जाएगा, इस साइड आएगा तो, और उस प्रकार से फिर p जब निकालेंगे तो √2m/e होगा। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है या तरंग लंबाई बराबर लैम्डा बराबर h/p होता है, तो h ऊपर रह गया और नीचे आपका p का जो मान होता है √2m/e ये रख दिए। तो इस प्रकार से लैम्डा का जो मान हो गया h/√2m/e हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रयोग ने सुझाया कि नाभिक का आकार लगभग कितना होता है? तो रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक का आकार या नाभिक का त्रिज्या जो होती है वो लगभग 10⁻⁻15 10⁻⁻15 कोटि का होता है लगभग। ये अगर इसको अगर लगभग में लिया जाए तो इसका मान जो होता है लगभग 10⁻15 से 10⁻14 मीटर तक ले सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सॉरी बी नहीं आपका सॉरी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सी में ऑप्शन दिया है 10⁻15 से मीटर से आपका 10⁻14 मीटर। तो ये लगभग होता है परमाणु नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार क्या हो जाएगा इसमें रदरफोर्ड के अनुसार 10⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर ये होता है नाभिक का आपका आकार। तो इसका ऑप्शन जो क्या होगा कौन सा सही है इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुंबकीय विकिरण की दृश्यमान सीमा के भीतर आती है? तो इसका जो फेमस ये इसका जो आंसर होगा बामर श्रृंखला होगा। तो बामर श्रृंखला ही ऐसा है जो वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्यमान सीमा के भीतर आती है। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, तो पैरेंट डॉटर नाभिक इनमें से क्या होगा? तो पैरेंट नाभिक इनमें से जो होगा वो आपका आइसोबार होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा डी होगा, क्योंकि जब रेडियोधर्मी नाभिक से जब बीटा कण का क्षय होता है तो उस केस में परमाणु संख्या का लॉस होता है, द्रव्यमान संख्या चेंज होता है सेम रहता है। तो उस केस में आपका द्रव्यमान संख्या जिस नाभिक का समान होता है तो उस केस में आपका वह कहलाता है आइसोबार कहलाता है, संभारिक कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, आइसोबार होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापा गया गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी मीटर है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक क्या होने की संभावना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 27 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कैसे ऑप्शन नंबर 1 हो गया, चलिए आपको समझाते हैं। देखिए आर बराबर होता है आर नॉट ए पावर 1/3 होता है। हम जानते हैं कि आर नॉट का मान कितना, तो 1/2 फर्मी मीटर होता है। प्रश्न में आपका आर का मान दिया 3.6 दिया है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला में रख दें आर बराबर आर नॉट ए पावर 1/3 रख दें, तो 3.6 और बराबर आर नॉट का मान 1.2 और ए टू पावर 1/3। अगर हम 1.2 को 3.6 के जस्ट इस साइड ले आएँ तो 3.6 बाई 1/2 1.2, तो दशमलव उड़ाएंगे तो फिर लास्ट में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, तो आपका 3 बराबर ए टू द पावर 1/3। आपका ए का पावर है 1/3 है, इसको हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। तो घन करने के बाद 3 का पावर 3, इस साइड भी 3, ए का पावर 1/3 का पावर 3। इस केस में आपका 3 कट जाएगा ए में। इस प्रकार 3 का पावर 3 का जो मान होगा कितना होगा 27 होगा। तो इस प्रकार से ए का मान क्या आ गया 27। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? तो देखिए ये जो प्रश्न दिया इनका भी ऑप्शन जो दिया बिल्कुल गलत दिया, मतलब इसमें जो आंसर दिया है वो सही नहीं दिया है। इसमें देखिए आपका जो मॉडल्स जो आंसर की है उसमें आपका ऑप्शन सी दिया गया, लेकिन इसका जो आंसर होगा करेक्ट जो आंसर होगा वह सी और डी दोनों होगा। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ जाती है और इसके साथ साथ कमी प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया है, जबकि आंसर की में सिर्फ सी लिखा है। तो इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लगभग इसमें गलती है मॉडल आंसर की में। ठीक है, तो आप इसको आंसर की को नहीं मिलाइएगा, रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन लगभग इसमें जो आंसर है अब तक देख चुके हैं गलत आ रहा है। ठीक है, तो सभी को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी कहीं डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो 32 नंबर का जो ऑप्शन जो होगा इसमें क्या हो, सी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन आंसर में आपका आंसर की में सिर्फ सी पर चर्चा किया, आंसर सिर्फ डी सी दिया है। इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो आपका सी और डी, जंक्शन पर संभावित बाधा भी बढ़ जाती है और कमी प्रतिरोध बढ़ता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डॉप करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध पदार्थ जो जिनकी संयोजकता 3 होती है वैसे पदार्थ को इसमें मिलाया जाता है पी टाइप सिलिकॉन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और इसमें संयोजकता 3 किसकी होती है, तो एल्युमिनियम की होती है। याद रखिएगा, अगर एन टाइप का अगर सिलिकॉन यही पूछेगा, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए, सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए आपको उसमें क्या मिलाना, किस प्रकार संयोजकता मिलाना होता है, उस केस में जिनकी संयोजकता 5 होती है उस पदार्थ को इसमें मिलाया जाता है। तो इस यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिया गया, पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डॉप करने की आवश्यकता होती है, किसकी है, तो एल्युमिनियम 3 एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम का संयोजकता कितनी होती है, तो वह लगभग 3 होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ए हो जाएगा। तो एल्युमिनियम के अलावा 3 संयोजकता जो होता है किन की होती है, तो इसके अलावा भी होता है, बोरॉन का होता है, गैलियम का होता है। ठीक है, ये सब का संयोजकता 3 होते हैं। तो ये सारे पदार्थ को मिलाकर पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो एल्युमिनियम ही दिया है, फास्फोरस ऑक्सीजन ये सब तो आपका इसमें नहीं आएंगे, जिसके संयोजकता ये सब के 3 नहीं होते हैं। तो संयोजकता 3 किन की है, एल्युमिनियम की है। तो इनका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार है, तो अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार होता है वह इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दोनों होते हैं। तो ये अर्धचालक में दोनों जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर यही प्रश्न अगर पूछता है चालन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो उस केस में आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है चालक के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धचालक पूछा गया है, तो अर्धचालक के केस में आपका इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों जिम्मेदार हैं। तो 34 का ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट एसी करंट में एक आवृत्ति भी होती है, धारा की आउटपुट आवृत्ति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जितने भी मॉडल सेट लगभग अधिकतर सभी के सोल्यूशन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।